लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वीरस की कही हुई बात गोर्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो एकदम से सुपर सैयन में बदलता है और एकदम से वीरस पे हमला कर देता है। वीरस एकदम से गोर्डन को देख के चौंक जाता है। पर ये बात हम सभी जानते हैं कि वीरस गोटेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। एकदम से ट्रंक्स गोटेन और वीरस के बीच में आ जाता है और वो गोटेन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि गोटेन, क्या तुम पागल हो गए हो? ट्रंक्स जानता है कि इस वक्त गोटेन जो कर रहा है वो गुस्से में कर रहा है और ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है और उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। गोटेन ट्रंक्स के रोकने से नहीं रुकना चाहता। वो बोलता है, ट्रंक्स मेरे सामने से हट जाओ। गोटेन एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और फिर से वीरस पे अटैक करने की कोशिश करता है। उसका पूरा का पूरा ध्यान वीरस पे होता है और वीरस भी गुस्से में उसे देख रहा होता है। ट्रंक्स इस बारी सुपर सैयन में बदल जाता है और गोटेन को रोकने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि गोटेन कोई गलती करे, पर गोटेन अभी भी नहीं मानता। वो बोलता है, ट्रंक्स प्लीज मेरे सामने से हट जाओ। पर अब तक वीरस के गुस्से का पारा चढ़ चुका होता है। वो एकदम से अटैक करना शुरू करता है। वो गोटेन के चेहरे को पकड़ लेता है और गोटेन से बोलता है कि बच्चे की तरह रोना बंद करो। वो एकदम से गोटेन को बहुत ही दूर फेंक देता है। वीरस के इतने छोटे से अटैक से गोटेन एक मुंह से जाके टकराता है और उस मुंह में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। गोटेन को देख के पता चल रहा होता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। वो बोलता है कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है वीरस। और गोटेन की हालत को देख के लग रहा होता है कि वो इससे आगे शायद नहीं लड़ पाएगा। एकदम से वीरस फिर से गोटेन के पास जाता है और उसके चेहरे को फिर से पकड़ लेता है। वीरस बस डिस्ट्रक्शन बोलने ही वाला होता है, पर अचानक से ही वो रुक जाता है। शायद उसे याद आ जाता है कि ये गोकू का बेटा है और अगर इसे कुछ हुआ तो गोकू पागल हो जाएगा। वो एकदम से अपनी उंगली को फ्लिक करता है और गोटेन के सर पे मारता है, जिससे गोटेन बेहोश हो जाता है और अपनी सुपर सैयन की फॉर्म से बाहर आ जाता है। वो बोलता है, वीस, मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे अपने प्लेनेट पर अब और ज्यादा गैस नहीं चाहिए। तुम लोग कहीं और जाकर प्रैक्टिस करो। वीस बोलता है कि ठीक है। ट्रंक्स भी आखिरकार शांत हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त बच चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग यूनिवर्स 9 में आते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट चैलामेंट के अंदर क्रेनिन, यामचा और टीएन तीनों धरती तक पहुंच चुके हैं। टीएन लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि उन लोगों को ट्रायो ऑफ डेंजर कहाँ मिलेंगी, और कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा होता। क्रेनिन बोलता है कि बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारी लैंग्वेज को नहीं समझते। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान बर्गामो, लेवेंडा और बेसिल हमारी बात को समझ रहे थे। क्रेनिन, यामचा और टीएन चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और ट्रायो ऑफ डेंजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कहाँ देखना चाहिए। तभी हम ट्रायो ऑफ डेंजर को देखते हैं और बेसिल को क्रेडिन, यामचा और टीएन दिख गए होते हैं। वो बोलता है, बर्गामो, लेवेंडा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग वो हैं जिनसे हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़े थे। लगता है ये लोग यूनिवर्स 7 से आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि आसमान में जो इतना बड़ा छेद बना था वो इन लोगों ने बनाया था, जिसके बारे में उस बच्चे ने हमें बताया था? इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आते हैं। हम देखते हैं कि बॉडीज का एक बहुत बड़ा ढेर लगा होता है और उसके सामने वेजिटा होता है। ये सभी वो सैयन्स हैं जिन्हें वेजिटा ने अभी अभी हराया है। तभी दूर से एक आवाज आती है। वो आवाज बोलती है कि मेरे दोस्तों का ढेर किसने लगा दिया। तभी हम देखते हैं कि ये कलीफला है और वो वेजिटा को देख के हैरान रह जाती है। ये सभी के सभी सैयन्स कलीफला की गैंग में थे। कलीफला एकदम से वेजिटा से बोलते हैं कि वेजिटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद हम उस शिप को देखते हैं जो कि अभी अभी यूनिवर्स 6 में एंटर हुई होती है। इसके अंदर जैको, बुल्मा, ब्रोली, चिलाई और लीमो होते हैं। जैको सभी से बोलता है कि हम लोग यूनिवर्स 6 में पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज्यादा झटके नहीं लगे होंगे। और इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं। वो सभी लोग इधर उधर पड़े होते हैं। बुल्मा को जैको पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है कि तुम बेवकूफ हो। जैको इस बात पे हंसने लग जाता है और बोलता है कि चाहे जो भी कहो, तुम्हारी शिप सक्सेसफुल रही। अब हम चलते हैं प्लेनेट सेडाला की तरफ। और इसके बाद वो शिप को बहुत तेजी से प्लेनेट सेडाला की तरफ बढ़ाने लग जाता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आते हैं। हम देखते हैं कि मार्गरीटा सभी को कुछ समझा रही होती है। वो बोलते हैं कि लॉर्ड बेलमोट अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर को लूज नहीं करेंगी, और लॉर्ड बेलमोट करीब 30 लाख साल से भी ज्यादा समय के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहे हैं। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इमॉर्टैलिटी उन लोगों के पास तभी तक रहती है जब तक वो एक देवता होते हैं और जब तक वो राज करते हैं। तभी हम टोपो को देखते हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म में होता है। वो इस बात को सुन के हैरान रह जाता है क्योंकि लॉर्ड बेलमोट उसके टीचर थे। तभी हम बेलमोट को देखते हैं जो कि अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म में नहीं होता। वो बोलता है कि मुझे पता है, हो सकता है मैं मारा जाऊं, क्या पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी लंबे समय से जी रहा हूँ। अपनी स्पीसीज के मुकाबले भी मैं काफी लंबा जिया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टोपो के साथ जिरेन और डिस्पो भी होते हैं। बेलमोट बोलता है कि मैंने तुम लोगों को ये कभी नहीं बताया, पर मेरी नजर में तुम तीनों भी बहुत महान वॉरियर्स हो जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात सुनकर टोपो अपनी आंख बंद करता है और अपने आप को तैयार कर लेता है जो चीज आगे होने वाली है उसके लिए। वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। आखिरकार मार्गरीटा रिचुअल को शुरू करती है। ये रिचुअल है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बदलने का, यानी कि पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इमॉर्टैलिटी को नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफर करने के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बहुत ही बड़ी मूर्तियां रखी हुई होती हैं। वो एकदम से चमकने लग जाती हैं
और इसके बाद हम पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो को देखते हैं। दोनों के ही शरीर में से एनर्जीज निकल रही होती हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा दर्द में दिख रहे होते हैं, क्योंकि यही रिचुअल है इमोर्टैलिटी के ट्रांसफर का। इस रिचुअल के चलते चलते मार्गरीटा अचानक से ही कहीं और देखने लग जाती है और सेम की जिरेन और डिस्पो करते हैं। वो भी दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट पे कहीं और कोई लैंड किया होता है। डिस्पो यूनिवर्स 11 का सबसे तेज वॉरियर है। वो बोलता है कि मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है, और जिरेन बोलता है कि ठीक है। डिस्पो बहुत तेजी से भाग कर जाता है और वो आखिरकार वहाँ पहुँचता है जहाँ पर वो चीज लैंड करी होती है। अचानक से ही वो रुकता है और बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद हम वहाँ पर वापस आ जाते हैं जहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बदलने का रिचुअल चल रहा होता है। हम देखते हैं कि बेलमोट की बॉडी एकदम से काली हो गई है। बेलमोट की पूरी बॉडी ऐसी लग रही होती है कि वो पूरी तरीके से जल चुकी हो, और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि बेलमोट की इमोर्टैलिटी अब खत्म हो चुकी है। और इसके बाद हम टोपो को देखते हैं। हम देखते हैं कि टोपो जैसा पहले लग रहा था वैसा ही लग रहा होता है। हम देखते हैं कि बेलमोट का सर एकदम से पीछे की तरफ झुकने लग जाता है, और अभी टोपो भी पूरी तरीके से होश में नहीं आया होता, जो कि उसकी आंखों को देख के क्लियरली पता चल रहा होता है। अचानक से ही मार्गरीटा पूछती है कि टोपो, तुम कैसा फील कर रहे हो। टोपो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तभी उसका ध्यान बेलमोट की तरफ जाता है और वो चिल्लाता है, लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट एकदम से जमीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई होती है। बेलमोट का शरीर बिल्कुल बेजान लगने लग जाता है, जिससे पता चलता है कि लॉर्ड बेलमोट के शरीर में से जैसे ही इमोर्टैलिटी निकली वो मर गई, क्योंकि अब वो एक मॉडल थे और उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन पूरा हो चुका था। टोपो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता और वो बेलमोट की हालत को देख के रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। ये डिस्पो होता है और उसके साथ गोहान होता है, यानी कि गोहान अपनी ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्स 11 में आया है। गोहान और डिस्पो दोनों ही बेलमोट की हालत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। टोपो भी काफी हैरानी से गोहान की तरफ देख रहा होता है और गोहान को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ है। गोहान वहाँ पे खड़े सभी लोगों से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से काफी कुछ सीख सकता हूँ।